भारत के इतिहास में एक ऐसी धरती है जहां से बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव पड़ी। एक ऐसी जगह जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की। हम जानेंगे इसकी वो कहानी जिसने हमें महान शासक दिए और दिए ऐसे विचार जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये कैसे हुआ। एक ऐसी जगह जिसे एक जमाने में मुख्यधारा का हिस्सा भी नहीं माना जाता था, वो भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों का केंद्र, उनका दिल कैसे बन गई। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा आज का सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम देखेंगे कि बिहार भारत का शाही दिल कैसे बना। फिर बात करेंगे यहाँ पहले साम्राज्य के निर्माण की। इसके बाद अशोक की धर्म द्वारा विजय की अनोखी कहानी जानेंगे। फिर देखेंगे कि सदियों तक सत्ता कैसे बदलती रही। और आखिर में बात करेंगे उस विरासत की जो बिहार ने पूरी दुनिया को दी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, भारत का शाही दिल। और इसकी शुरुआत सच कहूं तो थोड़ी अप्रत्याशित थी। ये बात बड़ी दिलचस्प है। आज का बिहार, जिसे उस वक्त मगध के नाम से जाना जाता था, उसे शुरू में आर्य संस्कृति का अहम हिस्सा नहीं माना जाता था, बल्कि वैदिक ग्रंथों में तो इसे कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। लेकिन देखिए वक्त कैसे बदलता है। यही धरती बुद्ध, महावीर और सम्राट अशोक जैसे महापुरुषों की कर्मभूमि बनी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक नई सोच, एक नई राह दिखाई। तो अब कहानी पहुंचती है उस दौर में जब भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा हो रहा था। ये थी मगध के उदय की कहानी। देखिए, हर बड़े साम्राज्य की एक शुरुआत होती है। यहाँ इसकी नींव रखी बिंबिसार जैसे राजाओं ने। वो बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने अंग जैसे पड़ोसी राज्यों को जीतकर एक बड़े साम्राज्य का सपना देखना शुरू किया, और ये तो महज एक शुरुआत थी। अब जरा इस साम्राज्य की ताकत का अंदाजा लगाइए। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे। 6 लाख! ये वो जबरदस्त फौज थी जिसने पहली बार भारत के लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया था। लेकिन मौर्य साम्राज्य सिर्फ बाहुबल पर नहीं बना था। नहीं, इसकी असली ताकत थी कौटिल्य यानी चाणक्य की लिखी अर्थशास्त्र। ये किताब एक तरह से शासन चलाने की पूरी गाइडबुक थी। मतलब इसमें जासूसों का नेटवर्क कैसे काम करेगा से लेकर टैक्स कैसे वसूला जाएगा, हर चीज का जिक्र था। इसी किताब ने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ बांध कर रखा। और अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब हम बात करेंगे उस सम्राट की जिसने तलवार फेंक दी और दिलों को जीतना चुना। ये है अशोक के महान परिवर्तन की कहानी। तो अशोक ने भी अपने दादा चंद्रगुप्त की तरह ही साम्राज्य को बढ़ाने का काम जारी रखा। लेकिन कलिंग की लड़ाई ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस जंग में जो खून खराबा हुआ, जो तबाही मची, उसने अशोक को अंदर तक हिला दिया। उस भयानक युद्ध की तबाही को देखने के बाद अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने ऐलान किया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। सोचिए, एक विजेता सम्राट ये कह रहा है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये जीत के मायने बदलने वाली एक बहुत बड़ी सोच थी। तो अशोक ने एक नया रास्ता चुना, जमीन जीतने का नहीं बल्कि दिल जीतने का। इसे कहा गया धम्म विजय, यानी धर्म के रास्ते पर चलकर विजय पाना। ये सैन्य जीत नहीं थी, ये नैतिकता की जीत थी। दुनिया के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण हो जहां एक महान विजेता सम्राट ने युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। लेकिन कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। अशोक के बाद क्या हुआ? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सत्ता तो बदलती रही, पर इस जमीन का महत्व हमेशा बना रहा। मौर्यों के बाद भी बिहार सत्ता का एक अहम केंद्र बना रहा। सैकड़ों साल गुजरे और फिर उदय हुआ गुप्त साम्राज्य का, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। उनके बाद आए पाल शासक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। और फिर मुगलों के दौर में भी ये एक महत्वपूर्ण सूबा रहा। मतलब ये जगह हमेशा से खास रही है। वैसे मौर्यों और गुप्तों के शासन करने का तरीका काफी अलग था। जैसा कि ये टेबल दिखाती है, मौर्य शासन बहुत सेंट्रलाइज था, हर चीज पर केंद्र का कंट्रोल। वहीं गुप्तों ने स्थानीय शासकों को ज्यादा आजादी दी। और शायद इसी वजह से गुप्त काल में कला और विज्ञान ने इतनी तरक्की की, जिसे हम गोल्डन एज कहते हैं। पर धीरे धीरे वक्त बदला, बिहार की कहानी भी बदली।
जो जगह कभी साम्राज्यों का दिल हुआ करती थी, अब वो एक ऐसा बेशकीमती प्रांत बन गया जिसे हर हमलावर जीतना चाहता था। इसकी अहमियत तो बनी रही, लेकिन अब यह सत्ता का केंद्र नहीं था। सत्ता कहीं और शिफ्ट हो चुकी थी। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। आखिर इस धरती ने, इस हृदय भूमि ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कौन से अनमोल तोहफे दिए? बिहार ने हमें सिर्फ साम्राज्य नहीं दिए, इसने दुनिया को एक मजबूत शासन व्यवस्था का मौर्य मॉडल दिया। यहीं से बौद्ध और जैन धर्म पूरी दुनिया में फैले। और नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन भूल सकता है? वो ज्ञान का ऐसा केंद्र थी जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। सदियों तक ये व्यापार और ज्ञान का एक बड़ा हब रहा। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हम एक ऐसे शासक से क्या सीख सकते हैं जिसने तलवार से मिली जीत को ठुकराकर करुणा और प्रेम का रास्ता चुना? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी प्रासंगिक था और आज भी है।